ये है ना, वो तो मैं तब तक डालूंगा तो मेरी इच्छा है। अच्छा चलो, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है। एक करेक्शन पहले कर लेना, मैं करेक्शन बता दे रहा हूँ अभी। जो मैंने पहले लगाया था आरटीआई में एक मिस्टेक हुई है, और वो हुई है पहला स्टेट। जो पहला स्टेट यहाँ पर आरटीआई लागू हुआ था वो है तमिलनाडु, ठीक। कर्नाटक लिखवा दिया था, वो गलत हो गया था, ठीक है। थोड़ा बाइस डाटा गलत आ गया तो डाटा में गलत में लिख गया वो, ठीक है। आरटीआई का पहला राज्य लागू करने वाला तमिलनाडु है, ठीक है, टीएन तमिलनाडु। इसको करेक्शन कर लेना, बाद बाकी कुछ गलती नहीं है, कुछ भी कहीं पर पढ़ो, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसको आप शॉर्ट में एनएचआरसी कह देते हैं, फुल फॉर्म अगर इसकी हम देखेंगे तो होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे, इसको पहले हम बता दें। पहले तो ये पढ़ेंगे कि एनएचआरसी क्या है, इस क्रम में पढ़ना है, ठीक है। दूसरी चीज़, एनएचआरसी का जो है ना, दूसरा क्या है, एनएचआरसी बना कैसे, यानी कि बना कैसे यानी संस्थानीकरण, क्या है, संस्थानीकरण। आखिर में ये कंसेप्ट कैसे आया। फिर हम पढ़ेंगे एनएचआरसी की संरचना, एनएचआरसी में अध्यक्ष होता है, सदस्य होता है, किस प्रकार नियुक्त होता है, ठीक है, संरचना। फिर उनसे पढ़ेंगे उनकी नियुक्ति संबंधित बातें, पाँचवीं स्टेज पे आएगा, उनको मुक्त करना है, कार्य मुक्त किस आधार पर होंगे। कार्य मुक्ति के बाद पढ़ेंगे उनके फंक्शंस क्या हैं, अधिकार क्या हैं, फंक्शंस पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे 2018 और 19 में इसमें कुछ संशोधन हुए हैं, संशोधन के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर लास्ट स्टेज हमारा होगा, इसमें कुछ कमियां वर्तमान में हैं। इस आधार पर जब हम पढ़ेंगे ना तो पूरा का पूरा चैप्टर हमारे क्लियर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। समझ में आया। एनएचआरसी मतलब ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। पहली बात तो है क्या ये, बना कैसे, संस्थानीकरण कैसे हुआ है, इसकी संरचना क्या है, नियुक्ति जो होती है इसमें अध्यक्ष सदस्यों की वो किस आधार पर होती है, ये सदस्य अध्यक्ष कार्यमुक्त किस आधार पर होंगे, और इसके बेसिक फंक्शन क्या है, और 2019 में इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं, वो संशोधन क्या है, और फिर इसमें कुछ कमियां हैं, वो कमियां क्या हैं, ठीक है। ये सारा अगर हमने पढ़ लिया तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ताकि हम इसको सही से कर पाएँ। अब मैं इसको हटा देता हूँ। पहला मुद्दा आएगा हमारे पास, एनएचआरसी है क्या, ठीक है। एनएचआरसी है क्या, पहली चीज़ तो ये देखो, एनएचआरसी का मतलब कुछ ऐसे अधिकार हैं, शुद्ध एक तरीके से बेसिक तरीके से समझो, कुछ ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति को प्रकृति प्रदत्त, मतलब व्यक्ति को प्रकृति के द्वारा ही दिए गए हैं। जैसे आपको पता है, आपको स्वतंत्रता का अधिकार है। जैसे हम अगर संविधान की बात करेंगे तो हमारा संविधान में अगर आप बात करते हैं, संविधान में आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35-36 तक तो यही आता है ना, अधिकार से संबंधित है आर्टिकल हमारे। 36 से 35 करिए, 36 से 51 तो फिर उधर चला जाता है 35 तक, 36 से 51 तो फिर दूसरा आ जाता है पार्ट। तो यहाँ तक कहीं नहीं कि संविधान में इन चीज़ों के बारे में, अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया है, फंडामेंटल राइट्स वगैरह दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं वो बताते क्या है, आखिर में ये अधिकार भी दो, ये अधिकार तो है, फंडामेंटल राइट्स तो हैं ये, ठीक है, मौलिक अधिकार ही तो हैं ये। अधिकार क्या बताता है, अधिकार ये बताता है कि मानव को अगर कोई चीज़ अगर मांगनी है और वो उसको मिल नहीं रही है, जो उसके मूलभूत जीवन से संबंधित है,
और वो अगर मांगना चाह रहा है तो उसको कोई दे नहीं रहा है, तो वो उसको क्या कर सकता है, उसके लिए वो प्रयास कर सकता है। किसी प्रकार के प्रयास हो सकते हैं, किसी न्यायालय में जाके या किसी प्रकार से किसी संस्था में जाके वो क्या कर सकता है, अपील कर सकता है, और अपील के सहायता से वो क्या करेगा, उसको वहाँ पर जाके चुनौती दे सकता है और उसको वो मिलेगा ही मिलेगा। जैसे किसी को अगर, जैसे कल का पेपर अगर पढ़ेंगे तो कल के पेपर में एक मुद्दा था, कल का अगर पेपर देखेंगे तो कल के पेपर में एक सुप्रीम कोर्ट में एक मुद्दा गया था। आपने कुछ दिन पहले एक शब्द, एक चीज़ सुनी होगी, सब गंगा नदी में कुछ सब पाए गए थे। कोरोना काल के दौरान गंगा नदी में कुछ सब पाए गए थे। अब ये सब जो है ना गंगा नदी में पाए गए, तो आपको पता है अंत्येष्टि करने का अधिकार या समाधान करने का अधिकार भी हमारा एक तरीके से किस में आता, फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है। तो उसको क्या किया गया था, जब कोर्ट में जाके, सुप्रीम कोर्ट में जाके इसको चुनौती दी गई, सुप्रीम कोर्ट में कहा गया, कल का पेपर था अगर पढ़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में जाके किसी व्यक्ति ने, एक संस्था ने या एक NGO ने एक रिट डाली थी या उस पर केस किया था। पहले तो वो सुप्रीम कोर्ट न जाके पहले हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट गया, वहाँ पे डाली। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश था कि ये निर्णय तो महत्वपूर्ण है, ये मुद्दा तो महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके तहत मैं इसमें ज़्यादा इंटरफेयर न करके आप मानवाधिकार आयोग के पास जाइए, ठीक है। फिर जो व्यक्ति वो नहीं माना, फिर वो व्यक्ति क्या किया, NHRC में जाके वो गया, सीधा सुप्रीम कोर्ट चला गया। और सुप्रीम कोर्ट में गया तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी यही निर्णय दिया कि मैं ये मानता हूँ ये मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट है और मनुष्य के जीवन से संबंधित है और ज़्यादा वैल्यू रखता है, लेकिन आपको कहाँ जाना चाहिए, आपको मानवाधिकार आयोग के पास भी जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए मानवाधिकार आयोग के पास? क्योंकि मानवाधिकार, मानव को ये अधिकार है कि अब वो अपने सब को या अंतिम उसके जो व्यक्ति है ना, उसके सब को वो किसी प्रकार से दफनाना चाहे, जलाना चाहे, उसको गंगा में नहीं बहा सकते हैं ना, क्योंकि जल प्रदूषण भी होता है, तो गंगा में नहीं बहा सकते हैं, लेकिन हाँ इतना तो अधिकार है वो किसी प्रकार से सबको अंत्येष्टि करे। तो इस प्रकार से जब मुद्दा उठा तो सुप्रीम कोर्ट ने कल ही कहा था आप कहाँ जाइए, मानवाधिकार आयोग के पास जाइए। तो उदाहरण देने का मतलब क्या है, इस प्रकार से जो मुद्दे मानव के जीवन में डायरेक्ट संबंध रखते हैं, जैसे शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपने पढ़ा होगा, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक आचरण रखने का अधिकार, आप चाहे हिंदू धर्म अपनाएं या मुस्लिम धर्म अपनाएं, आपको छूट है बिल्कुल, उसी के आधार पर तुम अपने धर्म का प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में लिखा गया है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में लिखा गया, हमारे संविधान में लिखा गया है। लेकिन कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो पूरे भारत ही नहीं, इसके लिए कोई बाउंड्री नहीं है, भारत ही नहीं, पूरे विश्व में प्रत्येक जगह पे, क्योंकि ये संस्था जो मानवाधिकार आयोग बना है, ये पूरे हर एक देश में लगभग पूरे देश में बना है। इसको यूएनओ ने बनाया था, यूनाइटेड नेशंस ने। ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा बनाई गई एक संस्था है, जिसको भारत में अलग अलग राज्यों, अलग अलग देशों ने अपने आधार पर इसको रख लिया है, अपने आधार पर, अपने यहाँ के लोगों को उसके आधार पर दिए गए, मतलब अधिकार दे दिए गए हैं। उसी प्रकार से जब ये एक बार सेंट्रल में बना है, भारत में ये सेंट्रल स्टेट मतलब केंद्र में बना हुआ है केंद्रीय मानवाधिकार आयोग, दूसरा राज्यों ने, स्टेट में भी इसको बना के रखा है राज्य मानवाधिकार आयोग, ठीक है। तो एक तो जो विश्व मानवाधिकार आयोग है वो यूनाइटेड नेशंस के वहाँ पे बनाया गया, वहाँ से फंडामेंटली वहाँ से इसका फंडा लिया गया है। उसके बाद इसको भारत में भी बनाया गया, और कहो कि प्रत्येक कंट्री, विश्व की जितनी भी कंट्री है मोस्टली उन्होंने बनाया। फिर हमने इसको कैसे किया, एक तो हमने बनाया अपना राज्य के आधार पर, और दूसरा बनाया हमने सेंट्रल के आधार पर, यानी केंद्र के पास एक मानवाधिकार आयोग होगा और एक राज्यों के पास इसके मानवाधिकार आयोग होगा। क्लियर बात है ना। तो मानवाधिकार होता क्या है, तो मानवाधिकार हुए अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता, समानता के आधार पर किसी भी संस्था के द्वारा प्रकृति प्रदत्त अधिकार हैं। कैसे अधिकार हैं? प्रकृति प्रदत्त अधिकार हैं, वो क्या कहलाते हैं? मानवाधिकार कहलाते हैं। अब आप इसको लिखिए पहले, तब समझ में आ जाएगा। और एक नेशनल मंडेला की छोटी सी कोटेशन लिखिए। देखिए, लोगों को उनके मानवाधिकारों,
लोगों को उनके मानवाधिकारों से वंचित करना उनकी मानवता को चुनौती देना है। उनकी मानवता को चुनौती देना है। मतलब पहले यहाँ थोड़ा समझो। देखिए, एक शब्द है मानवता। अगर जो मानव है ना, उसके अंदर मानवता जरूर पाई जाएगी, नहीं तो मानव और पशु में कोई अंतर नहीं रहेगा। तो मानव का जो मानवता है, तो अगर आप उसको ही चैलेंज दे रहे हैं, किसके द्वारा दे रहे हैं? जो मानव के अधिकार हैं। जैसे उसको सोना है, निद्रा लेने का अधिकार है, उसको दो। अगर तुम उसको जगा के रखोगे तो पागल हो जाएगा वो, और पागल हो जाएगा तो वो तुम उसके कहीं ना कहीं अधिकारों को छीन रहे हो। बच्चे को फ्री एजुकेशन देने का अधिकार है, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। अगर तुम उसको वंचित कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उसके ये मानव है ना, मानव के अधिकारों में आप हनन कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से अगर तुम उसके मानवाधिकारों को हनन कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है? तुम उसकी मानवता को चैलेंज दे रहे हो। जो उसके अंदर मानवतावादी है गुण जो है, उसको आप क्या कर रहे हैं? चैलेंज दे रहे हैं। तो उसके लिए ये संस्था बनी है। अब परिभाषा लिखो, क्या है ये? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवीय रूप में पाए जाने वाला प्राकृतिक अधिकार है। जैसे नागरिक मानवाधिकार, नागरिक मानवाधिकार। दूसरा राजनीतिक मानवाधिकार, सामाजिक संस्कृति, मानवाधिकार। सामाजिक संस्कृति मानवाधिकार। सामाजिक आर्थिक मानवाधिकार, सामाजिक आर्थिक मानवाधिकार। आगे लिख देना ETC, आदि अधिकारों को दिया गया है। आदि अधिकार को दिया गया है। अब एक बार पहले इसको समझो। देखो, देखिए, एक
यहाँ पर अब उसको पहले समझ लो, क्लियर क्या है। देखो मतलब ये कहता है कि अगर जैसे मैंने कल आपको एक जाति व्यवस्था पढ़ाई थी, तो ये कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर वंचित नहीं कर सकते हो कि वो किस लिंग का है, किस जाति का है, किस धर्म से संबंध रखता है या किस देश से है। इस आधार पर उसको आप क्या कर सकते हो, उसको कहीं पर रोक टोक नहीं कर सकते हो या उसको किसी भी चीज़ से वंचित नहीं कर सकते हो। जैसे आपको पता है कि अभी हमारे यहाँ पर कुलभूषण जाधव की जो पाकिस्तान में बंद है जेल में, तो उसको क्या है, उसको पाकिस्तान ने बंद कर रखा है, आपको पता है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा ही उसको कुछ ऐसे अधिकार दिए गए हैं जो विश्व स्तर पर सभी देशों को होते हैं। जैसे भारत में कसाब को जब हमने पकड़ा था, तो कसाब को भी हमने कुछ राइट्स दिए थे, हमने उसको सुरक्षा में रखा था, कुछ राइट्स दिए थे और उसको ये प्रूफ करने की, उस सबने देखा था कि उसने गोलियां बरसाई हैं, लेकिन फिर भी हमने उसको क्या दिया था, एक प्रकार से उसको जो प्रकृति, जो उसके अधिकार होते हैं व्यक्ति के, जैसे खाना खाने का अधिकार, चाहते तो हम उसको भूखा मार सकते थे, लेकिन हमने क्या किया, उसको खाना खाने का अधिकार दिया। वो नमाज पढ़ता था, मुस्लिम धर्म से वो संबंधित था, तो नमाज पढ़ता था, तो उसको क्या किया था हम लोगों ने, उसको हमने उसके धार्मिक आचरण करने का अधिकार भी दे रखा था, ठीक है। उसको हमने प्रॉपर तरीके से निद्रा भी लेने दी, और जब वो अगर बीमार हुआ है या कोई भी उसको चोट आई है, तो हमने उसको जो हमारे अनुसार हमको उसको ट्रीटमेंट भी दिया है हमने, क्लियर है ना। और सारी चीज़ें हमने उसको, जो व्यक्ति की किसी व्यक्ति के जीवन में जो मूलभूत चीज़ें हैं, उसको हमने सारी उपलब्ध करवाई, चाहे वो बिजली पानी से लेके कोई भी चीज़ रही हो। यानी कि ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो किसी व्यक्ति से आप उसके लिंग, जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के आधार पर या देश के आधार पर आप उसको क्या कर सकते हैं, वंचित नहीं कर सकते हैं। ऐसी अधिकार की बात की गई है मानवाधिकार आयोग के अंतर्गत, क्लियर बात है ना। अब ध्यान से समझो, यानी कि एक तरीके से आप ये कह सकते हो, जिस प्रकार से हमारे संविधान में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो फंडामेंटल राइट्स वर्णित किए गए हैं, जस्ट उसी प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर उस संविधान से हट के कुछ ऐसी संस्था बनाई गई है जहां पर आप अपने अधिकारों से संबंधित कोई भी अपील, कोई भी मुद्दा उठा सकते हैं, किसी भी प्रकार की आप वहां पर बात कर सकते हैं, किससे, मानव के अधिकारों से संबंधित, क्लियर बात है ना। जिस प्रकार को आपको पता है पर्यावरण संरक्षण के लिए NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स कोर्ट बनाए गए हैं। अब कोर्ट भारत में क्या पहले से नहीं है, भारत में पहले से कोर्ट वर्क कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट, ये सारे के सारे ऐसे ही वर्क कर रहे हैं पहले से ही। लेकिन हमको NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम समझते हैं पर्यावरण से संबंधित मुद्दे, कुछ ऐसे मुद्दे जो पर्यावरण से संबंधित है, जिनको हम फास्ट ट्रैक जल्दी से जल्दी उसका निर्णय आना चाहिए, तो उनको हम ना किसी अदालत में जाके ना मुद्दा उठा के उनको NGT में लेके जाते हैं, ताकि वहाँ से फास्ट निर्णय आ सके। जैसे किसी व्यक्ति को अगर फैक्ट्री सेटअप करनी है और उसको पहले तो चीज़ चाहिए क्या, उसको एनवायरनमेंट क्लियरेंस चाहिए, तो उसको अगर हम किसी कोर्ट के माध्यम से ले जाएंगे तो प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, केस बहुत दिनों में, या जो प्रॉब्लम है बहुत दिनों में सॉल्ट आउट होगी। तो इसके लिए हम NGT में उसको लेके जाएंगे। रेलवे कोई ट्रैक बना रहा है, तो ट्रैक में आने वाले पेड़ों को बीच में पटरी तो मोड़ नहीं दी जाएगी ऐसे करके, इसका मतलब क्या है, तो वो पेड़ काटे जाएंगे। तो पेड़ बिना NGT के बिना ही पर्यावरण जो मंत्री है और पर्यावरण मंत्री के अनुमति के बिना आप नहीं काट सकते। तो फिर क्या होगा कि अगर कोई बात होती है तो इस केस में क्या करते हैं, हम NGT में जाके NGT से कहते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से कहते हैं कि अगर विवाद होता है तो फिर वो इसमें अपना निर्णय देता है। मतलब एक फास्ट ट्रैक कोर्ट हमने इस तरह से बना रखा। उसी प्रकार से हमारे पास मानवाधिकार आयोग है, जो एक अलग से आयोग है, जो व्यक्ति को स्वतंत्र, जो हमारे संविधान है उससे इतर अलग हटके भी मानव के कुछ अधिकार हैं, जो अधिकारों के बारे में क्या करता है, यहाँ पर उसको व्याख्या करता है, वर्णित करता है। अब समझिए, मैंने आपको बताया अधिकार होते हैं उसके प्रकार भी कितने होते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को नागरिक मानव अधिकार, जो नागरिक है, जैसे मैं भारत का हूँ, तो मुझे भारत का, अगर मैं नागरिक हूँ तो भारत के नागरिक के अनुसार आपको पता है कि यहाँ पर सिर्फ एकल नागरिकता का प्रावधान है। यानी कि एकल नागरिकता मतलब मैं अगर भारत का नागरिक हूँ तो मुझे किसी स्टेट्स के नागरिक बनने की कोई ज़रूरत नहीं है।
मैं तो भारत का ही नागरिक हूँ ना। दूसरी चीज़, अगर मैं अमेरिका का हूँ या मैं ब्रिटेन का हूँ, तो मुझे, आप जानते हो कुछ देशों में वहाँ पर क्या पाया जाता है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, यानी कि आप उस देश के कंट्री के भी होंगे नागरिक, प्लस जिस स्टेट्स में रहते हैं उस स्टेट्स के भी नागरिक होंगे। क्लियर बात है ना। तो इस प्रकार के अधिकार, अगर मैं भारत का हूँ तो मुझे भारत के आधार पर भारत में ही कुछ अधिकार होंगे, क्योंकि मैं यहाँ का नागरिक हूँ, इसलिए मुझे वो अधिकार मिलेंगे नागरिक के तौर पर। क्लियर बात है ना। दूसरी चीज़, राजनीतिक अधिकार, आप किसी भी पार्टी से जुड़िए, आपकी विचारधारा कुछ भी हो, किसी भी पार्टी से, किसी भी संघ से आप जुड़ सकते हैं, अपना संघ बना सकते हैं। तो इसी प्रकार के जो अधिकार दिए गए वो कैसे दिए गए, राजनीतिक अधिकार। यहाँ पर आपको कोई ये नहीं कह सकता नहीं तुम यहाँ नहीं जा सकते, तुम दूसरे में जाओ, तुम इसमें नहीं तो उसमें जाओ, क्योंकि राजनीतिक आधार पर किसी से आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, चाहे वो व्यक्तिगत किसी प्रकार से किसी धर्म विशेष की पार्टी क्यों ना हो। अगर आप उसमें सम्मिलित होना चाहते हैं, अगर आप उस लायक हैं, तो आपको वो पार्टी मना नहीं कर सकती, आपको लिंग जाति भेद के आधार पर, स्थान के आधार पर। सामाजिक संस्कृति, आपको मैंने बताया है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है, आपका रहन सहन खान पान क्या होगा, आप रात में खाना पसंद करेंगे, दिन में खाना पसंद करेंगे, या आप किस प्रकार से अपना समाज स्तर किस प्रकार से चलाते हैं, इस चीज़ का भी अधिकार आपको इसी में दिया गया है। सामाजिक आर्थिक अधिकार, सामाजिक आर्थिक अधिकार का मतलब क्या है, आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, आपको किसी भी इस आधार पर व्यवसाय के लिए नहीं रोका जाएगा कि आप उस जाति से, उस धर्म से हैं, उस क्षेत्र से हैं, इस आधार पर आप ये कार्य नहीं कर सकते हैं। आपको बिजनेस करना है, आप बिलो पॉवर्टी लाइन से आ रहे हैं, बीपीएल फैमिली से आ रहे हैं, अगर आपके पास पैसा आ गया तो आप बिजनेस कर सकते हैं। आपको कोई शॉप खोलनी है, आपको अगर कोई, आप किसी ऊपरी कास्ट से बिलोंग करते हैं, लेकिन आपको कोई ऐसा कार्य करना है, बार्बर वगैरह कुछ भी काम, मान लीजिए कुछ भी करना है, तो आप करिएगा, आपको इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। ये मानवाधिकार आयोग का फंडा है। क्लियर बात है ना। अब यहाँ पर दूसरा मुद्दा आता है संस्थानीकरण। ओवरऑल मानवाधिकार समझ पाए आप, मोटा मोटा सीधी मानवाधिकार एक ऐसा आयोग है जो किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता, सुरक्षा, ठीक है, राजनीतिक अधिकार, धार्मिक अधिकार, सभी प्रकार के अधिकारों को देता है। ये क्या है, मानवाधिकार है। अब चलिए इसके बाद संस्थानीकरण। देखिए संस्थानीकरण यानी कि मानवाधिकार आयोग का संस्थानीकरण किस प्रकार से हुआ है। तो आपको पता है एक चीज़ कि कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं विश्व युद्ध के बाद की चीज़ों को ध्यान में देख कर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाई गई हैं सारी चीज़ों को। उन्होंने या तो उन चीज़ों को उस टाइम बनाने की कोशिश की है, या उनको उस युद्ध को ध्यान में रखते हुए, वर्ल्ड वार युद्ध को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये सारे वर्ल्ड वार युद्ध होते उसमें बहुत सारे लोगों को मरे थे। उसके बाद बहुत सारे लोगों को इस आधार पे मरे क्योंकि वहाँ पर इतनी सारी चीज़ें बिना दवाई के, बिना पानी सप्लाई के, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थे, भूखमरी की वजह से बहुत सारे देशों के नागरिकों वहाँ पर मरे हुए हैं। तो इस आधार को ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड नेशंस ने कुछ संस्थाओं को पहले बनाया, कुछ संस्थाओं को बनाने के लिए प्रयासरत रहा। उसी आधार पर इन्होंने क्या किया है, एक पेरिस में 10 दिसंबर 1948 को, कौन सी जगह, पेरिस में 10 दिसंबर 1948 को ह्यूमन राइट्स चार्टर प्रस्तुत किया गया। ह्यूमन राइट्स चार्टर प्रस्तुत किया गया है। कहाँ पर किया गया, पेरिस में। एक ह्यूमन राइट्स चार्टर प्रस्तुत किया गया देशों के सामने, सभी देशों को बुलाया गया, मोस्टली देशों को, और कहा ये कुछ ऐसे नियम हैं, ये कुछ ऐसे कानून हैं जो भारत ही नहीं, जो किसी भी देश नहीं, पूरे विश्व स्तर पर लागू होंगे। कैसे होंगे, पूरे विश्व स्तर पर लागू होंगे, जिसमें मानव के रक्षा से संबंधित, मानव के स्वास्थ्य से संबंधित, मानव के राजनीतिक हस्तक्षेप से संबंधित, यानी प्रत्येक प्रकार के अधिकारों को इसमें मैंने वर्णित किया है। तो इसी आधार पर आप देखते हैं 10 दिसंबर को ही प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है, मानवाधिकार आयोग मनाया जाता है। क्लियर बात है ना, मानवाधिकार आयोग मनाया जाता है। तो पहली बार संस्था किस आधार पर आई है, तो पेरिस में इसका एक सम्मेलन हुआ था 10 दिसंबर 1948 को, जहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है रूजवेल्ट, एलोन रूजवेल्ट।
एलोन रूजवेल्ट नामक व्यक्ति ने क्या किया है, एक HR चार्टर, ह्यूमन राइट्स चार्टर प्रस्तुत किया है, जिस चार्टर में ये कहा गया है कि मैंने कुछ नियम कानून, कुछ मानव से संबंधित नियम और कानून को यहाँ पर मैंने रखा है जो भारत ही नहीं, जो किसी भी देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व पर लागू होगा, और पूरे विश्व पर लागू होगा, जिसमें मानव से सुरक्षा से संबंधित, मानव के अधिकारों से संबंधित चीज़ों को मैंने वर्णन किया है। क्लियर बात है ना। तो इसका संस्थानीकरण सबसे पहले कहाँ होता है, 10 दिसंबर 1948 को कहाँ होता है, पेरिस में होता है। क्लियर बात है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा, वहाँ पर पेरिस। और किस व्यक्ति ने किया था, एलोन रूजवेल्ट, इसको आप याद रखिएगा नाम, ठीक है। अब देखिए भारत में ये किस प्रकार से आता है, तो भारत में आप ध्यान रखिएगा 28 सितंबर 1993, 28 सितंबर 1993 को भारत में एक संस्था बनाई गई जिससे संबंधित NHRC से संबंधित, और NHRC से संबंधित संस्था बनाई गई जिसने जो है ना 12 अक्टूबर 1993 को इसकी संस्था बनाने के बाद 28 सितंबर 1993 संस्था बनाई गई, जिसके आधार पर 12 अक्टूबर 1993 को इसका भारत में भी क्या हो गया, संस्थानीकरण हो गया। यानी कि अब ये NHRC, जो NHRC है ना, अब पहले नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन होता था, अब क्या हो गया, अब हो जाए, पहले मतलब इसमें इंटरनेशनल बन जाता था, अब ये क्या बन जाएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बन जाएगा। तो भारत में इसका कब बनाया गया, 12 अक्टूबर 1993 को। विश्व के आधार पर कब होगा, 10 दिसंबर 1948 को। यहाँ पर किसने बनाया था, एलोन रूजवेल्ट ने। और यहाँ पर किस प्रकार से बना है, 28 सितंबर 1993 की संस्था बनाने के आधार पर 12 अक्टूबर 1993 को इसको भारत में बना लिया गया। ठीक है, अब इसको नोट कर लो आप, उसके बाद चलेंगे और आगे। लिखो इसमें, पेरिस में 10 दिसंबर 1948 को, पेरिस में 10 दिसंबर 1948 को UDHR द्वारा UHDR द्वारा एक मानवाधिकार चार्टर प्रस्तुत किया गया। UHDR द्वारा एक मानवाधिकार चार्टर प्रस्तुत किया गया, जिसमें जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी और यातना से मुक्ति का अधिकार, गुलामी और यातना से मुक्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और काम एवं शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें बना के अगला,
इस चार्टर के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जात लिंग, जाति कोमा लिंग, जाति कोमा लिंग कोमा राष्ट्रीयता कोमा भाषा राष्ट्रीयता कोमा भाषा कोमा धर्म या किसी अन्य आधार पर उसके अधिकारों के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, अगला पॉइंट लिखना है इसमें। यह सम्मेलन 1991 में, यह सम्मेलन यह सम्मेलन 1991 में पेरिस में हुआ, जिसे पेरिस सिद्धांतों के नाम से भी जाना जाता है। जिसे पेरिस सिद्धांतों से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे पॉइंट बढ़ा एक लिखना, UDHR ने मानव से संबंधित सार्वभौमिक अधिकारों को मानव से संबंधित सार्वभौमिक अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को ही तैयार किया था। ठीक है, अब समझिए पहले मतलब क्या है कि अगर आपसे ये कहा जाए कि पहले मानवाधिकार का संस्थानीकरण कैसे हुआ है, तो पहले आप बताना 10 दिसंबर 1948 को UDHR का फुल फॉर्म लिख लो, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, UDHR का फुल फॉर्म लिख लो,
यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स, डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। UDHR का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब यहाँ पे पूरा का पूरा मैटर समझो क्या है। पूरा मतलब क्या है कि इसका संस्थानीकरण किस आधार पर हुआ है। तो संस्थानीकरण होने के लिए 10 दिसंबर 1948 को UDHR ने अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसको चार्टर बोल सकते हो, जिसमें पहली बार मानव को उसके अधिकारों को देने की कोशिश की गई। मानव को अधिकारों को देने की कोशिश की गई है। आपको पता है यूएनओ ने इसको, यूएनओ में संयुक्त राष्ट्र महासभा है, उसने इस मॉडल को पहले 1948 में प्रस्तुत कर दिया। 1991 में पेरिस में एक सम्मेलन हुआ है, और पेरिस में सम्मेलन होने पर इसको कहीं ना कहीं एक HR चार्टर के द्वारा, ह्यूमन राइट्स चार्टर द्वारा इसको देने की कोशिश की गई। उसके बाद इसको अगर कहेंगे विश्व स्तर पर किसने देने की कोशिश की है, तो एलन रूजवेल्ट नामक व्यक्ति ने देने की कोशिश की है। इसको अगर नहीं लिखा है तो नोट में लिख लेना। भारत में इसका संस्थानीकरण किस आधार पर हुआ है, तो भारत में इसका 28 सितंबर 1993 की एक संस्था बनी, जिसके आधार पर 12 अक्टूबर 1993 को भारत में इसका एक संस्थानीकरण कर दिया गया है। क्लियर बात है ना। भारत में इसको 28 सितंबर 1993 एक संस्था बनाकर 12 अक्टूबर 1993 में इसका संस्थानीकरण कर दिया गया है, कंप्लीट। अब भारत में क्या आ गया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बन चुका है। ठीक है, क्लियर है ना। ये यहाँ तक समझ में आया तो बताओ, इसमें कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ जल्दी से। यहाँ तक अगर दिक्कत नहीं है तो मुझे बताओ पहले, ठीक है। अब जितना मैंने बताया उसको फिर ध्यान से सुन लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। देखो मैंने बताया मानवाधिकार है क्या, तो मानवाधिकार एक ऐसी संस्था है जिसके जो स्वतंत्रता के अधिकारों के बारे में वर्णन करती है, सीधी बात। जिसका संस्थानीकरण किस आधार पर हुआ है, तो संस्थानीकरण के लिए UDHR यानी कि यूनिवर्सल, क्या लिख रहा है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ने पहली बार इस प्रकार की संस्था को बनाने की कोशिश की है। कब? 10 दिसंबर 1948 में, जिसको संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बनाने की कोशिश की गई है। उसके बाद पेरिस में सम्मेलन 1991 में हुआ है, जिसके आधार पर HR चार्टर प्रस्तुत किया गया, ह्यूमन राइट्स चार्टर प्रस्तुत किया गया है। उसके द्वारा कहीं ना कहीं संस्था का गठन हो जाता है। ठीक है, अब इसको विश्व स्तर पर बनाने के किसने कार्य किया है, तो ध्यान रखना एलन रूजवेल्ट ने किया है। अब भारत में कैसे बनी है, तो 28 सितंबर 1993 में भारत में एक संस्था इस नाम से बनाई जाती है कि हाँ वास्तविक तरीके से इस प्रकार के किसी आयोग की ज़रूरत है कि नहीं है। जब बनाएगा तो उसके बाद उसने निर्णय देने के बाद 12 अक्टूबर 1993 को इस भारत में मानवाधिकार आयोग का गठन कर लिया गया। क्लियर बात है ना। अब मानवाधिकार आयोग भारत में बन चुका है। क्लियर बात है ना। अब इसको आप किस प्रकार से देखिए, मानवाधिकार जब भारत में बन चुका है तो इसका कार्यालय लिख लीजिए नई दिल्ली, कार्यालय लिख लीजिए, सेंट्रल का है ना, कार्यालय लिख लीजिए नई दिल्ली। कार्यालय नई दिल्ली, यानी हेडक्वार्टर जिसको आप बोलेंगे कहाँ पर है, न्यू दिल्ली। दूसरा, प्रथम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष भारत में। ठीक है, भारत में पहला अध्यक्ष इसका, भारत में पहला इसका अध्यक्ष लिखिए जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, रंगनाथ मिश्रा। ठीक है, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा।
अब वर्तमान में कौन अध्यक्ष है? वर्तमान अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा। और ये ध्यान रखिएगा, ये नियुक्ति 2 तारीख को 2 जून को हुई है। अरुण कुमार मिश्रा, क्लियर बात है ना? अरुण कुमार मिश्रा। जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा, ठीक है। यहाँ तक किसी को अगर प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। अब मैं बिल्कुल जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आपका हेडिंग लिख रखा है उसी पे बात चर्चा करूँगा। मुझे विश्व के मानवाधिकार आयोग से कोई लेना देना नहीं है। बस मैंने बताया इसका संस्थानीकरण किस आधार पर हुआ है, उसको वहाँ तक तो आप याद रखिएगा। उसके बाद भारत में आ जाइएगा। भारत में हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और इसका टैग लाइन जो है ना, टैग लाइन भी लिख लीजिए, कहीं पूछ दे। टैग लाइन जो है ना, जिसमें इस तरह से चित्र बना हुआ है, उस पर लिखा है सर्वे भवन्तु सुखिना। सर्वे भवन्तु सुखिना संस्कृत में लिखा हुआ है। सर्वे भवन्तु सुखिना आप लिख सकते हो, ठीक है भाई। सर्वे भवन्तु सुखिना मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है सभी सुखी रहें। क्लियर बात है ना? अब एनएचआरसी की संरचना देखनी है, और जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, खासकर बहुत अच्छी तरीके से इस एनएचआरसी की संरचना को याद करिएगा और कोशिश करिएगा यहाँ से याद हो जाए। काम का कंटेंट आपके लिए क्या था पहले आपको मैंने बता दिया है। विश्व स्तर पर एक बार इसको देख लो। वर्तमान में अध्यक्ष, पहला अध्यक्ष कौन था वो देख लो। भारत में इसका संस्थानीकरण कब हुआ वो देख लो। अब इसकी संरचना की बात करेंगे हम। तो संरचना देखिए, पहली चीज़ तो ये है, मैं पहले वो मॉडल पढ़ाऊंगा जो ओरिजिनली था, जो पहले मॉडल बना था, यानी कि जिसको हमने 1993 में बनाया है भारत में। तो उस समय हमने इसका संस्थानीकरण के आधार पर किया है। उसके बाद इसमें संशोधन क्या हुआ है, इसके लिए मैंने आपको पहले बता दिया था 2019 में कुछ संशोधन हुए हैं। तो मैं संशोधन बाद में पढ़ाऊंगा। पहले मैं ओरिजिनल मॉडल तो पढ़ा दूं, जिसमें जैसे मैंने आरटीआई में पढ़ाया था। अब क्या है संरचना में, तो एक अध्यक्ष इसमें बनेगा प्लस 8 इसके क्या रहेंगे, सदस्य रहेंगे। एक अध्यक्ष प्लस 8 सदस्य, ठीक है। जो अध्यक्ष होगा जब तक ये 1993 तक बना था तब तक इस पे लिखा था एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश जो रिटायर्ड कर गए हों, एक्स, ठीक है, रिटायर्ड कर गए हों, उनको इसका अध्यक्ष बनाया जाएगा। सदस्य के लिए आप लिख लीजिए, सदस्य 8 सदस्य किस प्रकार से आएंगे, तो लिखिए। पहला सदस्य लिखिए हाई कोर्ट का पहले लिखिएगा, हाई कोर्ट का चीफ जज हो या रह चुका हो। दूसरा, एक सदस्य सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो, यानी कि जज हो या रह चुका हो, ठीक है। दो सदस्य इसके आएंगे। दो सदस्य किस आधार पर आएंगे? दो सदस्य आधार पर आएंगे जिनके पास
अनुभव हो, अनुभव एवं विशेषता हो। किससे संबंधित विशेषता अनुभव होना चाहिए? मानवाधिकार से संबंधित, मानव के अधिकारों को जान सके, इस आधार पर उनके पास कैसा क्या होना चाहिए? अनुभव होना चाहिए, या उनके पास इससे संबंधित किसी प्रकार की कोई विशेषता हो। एक सदस्य आएगा आपका, एक सदस्य आपका आएगा, एक सदस्य आपका आएगा एससी आयोग। क्या है ये? शेड्यूल कास्ट, ठीक है। एक आएगा यहाँ से एसटी आयोग से, एक एससी से, एक एसटी से, एक आएगा यहाँ पर एनसीएम, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। एक सदस्य आएगा यहाँ पर एनसीएम, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, माइनॉरिटी से आएगा। और एक सदस्य आएगा यहाँ पर महिला आयोग से, एक सदस्य आएगा यहाँ पर महिला आयोग से। अब ध्यान से सुनो, पहले कुल सदस्य कितने हो गए? 1 2 4 हो गए, अब 5 6 7 8 सदस्य हो गए। क्लियर बात है ना? चेक करो पहले। संरचना में क्या है? अध्यक्ष होगा एक, वो कौन होगा? एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पहले जो मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो वो, जिसमें से 8 सदस्यों में एक सदस्य आएगा हाई कोर्ट का चीफ, हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में कोई चीफ जज रहा हो या वर्तमान में हो, सुप्रीम कोर्ट का कोई जज हो, रह चुका हो या वर्तमान में हो, ठीक है। या 2 व्यक्ति ऐसे आएंगे जिनको मानवाधिकार से संबंधित विशेष प्रकार का अनुभव हो या उसमें विशिष्टता रखते हो, उसी प्रकार के केस लड़ते रहे हो। एक आएगा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट से आयोग से आएगा, आप समझते हो ना, ये भी संस्था हमारे यहाँ बनी हुई है। एक आएगा शेड्यूल ट्राइब्स से आयोग से संबंधित, एक आएगा एनसीएम, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, जानते हो ना, माइनॉरिटी जानते हो क्या बोलते हैं? अल्पसंख्यक आयोग। और एक व्यक्ति कौन आएगा? महिला आयोग से। क्लियर बात है ना? अब टोटल ये आपका क्या बनेगा? संरचना स्ट्रक्चर किसका है भाई? ये संरचना स्ट्रक्चर किसका है भाई? ये है एनएचआरसी का, ये ओरिजिनल था। कैसा था ये? ओरिजिनल। अभी इसमें संशोधन क्या हुआ है उस पर अभी आप नहीं जाएंगे, संशोधन को मैं आगे पढ़ाऊंगा, मैंने पहले से मेंशन कर रखा है। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो तो बोलो। ओबीसी आयोग अभी नहीं है, हाँ, अभी आप टेंशन ना करिए, संशोधन में सब चीज़ों को मैं मेंशन करूँगा। अभी तो ओरिजिनली पढ़िए जो 1993 में जब हमने संरचना बनाई है, ठीक है। पहले तो ये याद करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से ऐसे पूछेगा, निम्नलिखित में से किसको हटा के किसको शामिल किया गया, बात से भी तो पूछ सकता है। तो आप पहले पहले तो ये याद होना चाहिए कि कौन कौन है इसमें, तब तो पता कर पाओगे आखिर में संशोधन क्या हुआ है। क्लियर बात है ना? तो ये आपका पूरा का पूरा मॉडल रहा संरचना का। अब अगली चीज़ पे आते हैं जिसमें लिखा है नियुक्ति। तो नियुक्ति लिखिए। संरचना समझ गए हो, लिख ली है, भारी भरकम जरूर है लेकिन नोट कर लेना। नियुक्ति, तो नियुक्ति लिखो। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, इसके सदस्य व अध्यक्षों की नियुक्ति लिख लीजिए। इसके सदस्य व अध्यक्षों की नियुक्ति, इसके सदस्य व अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा एक कमेटी के द्वारा, एक राष्ट्रपति के द्वारा एक कमेटी के सुझाव पर होती है। फिर रिपीट कर रहा हूँ,
इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा एक कमेटी के सुझाव पर होती है। अब कमेटी में सदस्य लिखिएगा, इस कमेटी में सदस्य कौन होंगे? कमेटी के सदस्य, ठीक है भाई, कमेटी के सदस्य। पहला सदस्य इसमें कौन होगा? पहला सदस्य इसमें होगा प्रधानमंत्री, और ये होंगे इसके अध्यक्ष। कौन होंगे ये? अध्यक्ष। क्लियर है ना? दूसरा व्यक्ति जो होगा वो होगा भारत का गृह मंत्री, भारत का गृह मंत्री। अगला व्यक्ति होगा वो होगा लोकसभा का स्पीकर। अगला व्यक्ति होगा वो राज्यसभा का उपसभापति, सभापति नहीं, उपसभापति। अगला व्यक्ति जो होगा ना वो होगा लोकसभा का विपक्ष का नेता। एक सदस्य जो होगा ना वो राज्यसभा का विपक्ष का नेता होगा। यानी 1 2 3 4 5 6 सदस्य हो गए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ, सुन लो। भारत के पीएम जो होंगे ना, प्रधानमंत्री होंगे, वो उसके अध्यक्ष होंगे। साथ में लोकसभा का अध्यक्ष इसमें होंगे। विपक्ष के नेता होंगे लोकसभा के, गृह मंत्री होंगे भारत सरकार के, उपसभापति होंगे राज्यसभा से, उपसभापति होंगे कहाँ से? राज्यसभा से, और राज्यसभा के विपक्ष के नेता होंगे। क्लियर बात है ना? इसके सदस्य और अध्यक्षों को नियुक्त करने में कोई दिक्कत हो तो बताओ। यहाँ तक संरचना में मैंने आपको क्लियर कट बता दिया है, संरचना क्या है। अब इसकी कमेटी के किस आधार पर नियुक्ति मिलती है इनको। अब अगले हेडिंग पे आ जाओ, पद मुक्ति। हो गया यहाँ तक? नियुक्ति के बाद पद मुक्ति। क्या हुआ? पद मुक्ति। तो पद मुक्ति को लिख लो, पद मुक्ति को लिखो। लिखो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 143 के सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति हटा सकते हैं, राष्ट्रपति हटा सकते हैं, राष्ट्रपति हटा सकते हैं। क्लियर है ना? अब एक चीज़ और ध्यान रखना, आपसे कहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए आर्टिकल कौन सा प्रयोग किया जाएगा, तो 143। क्लियर बात है ना? स्पष्ट याद रखिएगा। अब देखो आर्टिकल 143 के आधार पर जब सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देगा कि ये व्यक्ति को हटा दीजिए, या इस सदस्य को हटा दीजिए, या इस अध्यक्ष को हटा दीजिए, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? उसको कार्यमुक्त कर देंगे। लेकिन ये भी ध्यान में रखना, आधार क्या होगा हटाने का, ये तो होगा। ऐसा थोड़ी नहीं सुप्रीम कोर्ट का मन हो जाए, किसी चीफ जस्टिस का मन हो जाए, वो ये कह दे कि ऐसा है कि अब ये व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है, अब तुम घर पे बैठो, अपने किताबें कॉपी उठा ले जाओ। ऐसा नहीं करेगा। किस आधार पर? पहला कंडीशन क्या होती है, जिसको मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था, कि वो पागल अथवा दिवालिया हो गया हो। ठीक है, पागल अथवा दिवालिया हो गया, दिवाली नहीं निकल गई हो, दिवालिया हो गया हो। दूसरी चीज़, वो किसी और बिजनेस में इसके साथ ही किसी और रोजगार से भी जुड़ गया हो, मतलब इसमें नहीं आ रहा है, बहाने बना रहा है, किसी दूसरे कार्य में भी लिप्त हो गया हो, या उस पर कोई भ्रष्टाचार संबंधित मुकदमे लगे हों जिसमें इसको। दूसरा चीज़, या वो लोगों के द्वारा लोगों के लिए पार्शलिटी करता हो। ठीक है, लोगों को पार्शलिटी करता हो कि मानवाधिकार आयोग के जो नियम है उनका उल्लंघन करता हो, तो
उस आधार पर सुप्रीम कोर्ट उसको क्या कर सकता है, सलाह दे सकता है कि आप आर्टिकल 143 के तहत सलाह देगा राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति उसको क्या कर देगा, हटा देगा। अब एक छोटा और लिख लीजिएगा, कार्यकाल। फिर कल इसके फंक्शन पढ़ाऊंगा। जो पहले कार्यकाल था, ओरिजिनली कार्यकाल 5 साल या 5 वर्ष बा 70 साल, इनमें से जो पहले हो, इनमें से जो पहले हो 5 वर्ष अथवा 70 साल, इनमें से जो पहले हो। क्लियर है ना। अब देखो ये इनमें से 70 साल वाला, ये थोड़ा समझ लो। जैसे कोई व्यक्ति 65 साल का है, अब वो 70 साल पे रिटायर होना, तो उसको 5 साल मिल जाएंगे पूरे के पूरे टर्म। क्लियर बात है। कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर हुआ 66 वर्ष का, और 66 वर्ष के बाद 70 पर रिटायर होना ही होना है, तो उसको कितने साल मिलेंगे, 4 साल। अब वो कुर्सी पे बैठ के ये नहीं कहेगा नहीं मैं नहीं जा रहा, मैं तो 5 साल के लिए नियुक्त हुआ हूँ, हटना पड़ेगा उसको। कोई व्यक्ति अगर यहाँ पे 56 साल का हुआ है, तो वो 61 साल पे हटना ही हटना है। अब वो नहीं कहेगा मैं 70 का हो गया हूँ तो हटूँगा। इसका मतलब क्या है, 5 साल या 70 वर्ष जो पहले हो, ये स्पेशल मॉडल 1993 में भारत में जब ये लागू हुआ था तब का है। इसमें संशोधन 2019 में हुए हैं, जो मैं पढ़ाऊँगा आगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो इतना आप पहले याद करके आओ, समझ के आओ। फिर मेरा मुद्दा कल चलेगा किस पर, कल मेरी बात होगी इसकी फंक्शंस पे, फिर इसके होगा नया संशोधन, इसमें क्या हुए हैं, इसमें कमजोरियाँ क्या हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में कल मैं डिस्कशन करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही रखिए।